हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा दिन रह नहीं रह गए, तो जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। एंड आपने पुराने लेक्चर जरूर देखे होंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 500 से ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। लेक्चर में क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। पेपर की एग्जाम की तैयारी चल रही है, क्वेश्चन के बिना कैसे होगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाके देख लीजिएगा। और हम पहले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ द ब्रिक मेसोनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एंड ऑफ द राफ्टर अप टू द एरिया इंच स्क्वायर में पूछा है। तो वो बोल रहा है कि जब ब्रिक मेसोनरी का एस्टिमेशन करते हैं तो जब डिडक्शन नहीं करना होता, मतलब कौन से एरिया तक हम डिडक्शन नहीं करते हैं, कौन से केस में, एंड ऑफ द राफ्टर। तो एंड ऑफ द राफ्टर हो या फिर बीम का एंड हो, तो दो केस होते हैं हमारे। एक होता है ओपनिंग का केस, एक है जब हम ब्रिक मेसोनरी में एस्टिमेशन करते हैं, एक ओपनिंग का केस होता है, और एक होता है एंड ऑफ द राफ्टर या फिर बीम, एंड ऑफ द राफ्टर या फिर हमारी बीम, एंड ऑफ द बीम। तो ये सब जब केस होते हैं तो हमारा कितने एरिया तक नो डिडक्शन करते हैं। तो ओपनिंग अगर है तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 155 इंच स्क्वायर। तो 155 इंच स्क्वायर ओपनिंग का भी याद कर लीजिए, आज एंड ऑफ द राफ्टर के लिए पूछ लिया, कल ओपनिंग के लिए भी पूछ सकता है। तो एंड ऑफ द राफ्टर बीम का क्या हो जाता है, ये 77 इंच स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 77 इंच स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इस नियर बाय में हमारा 72 जो है ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 72 इंच स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले आप भी मेरे संग रीड करिए और उसका आंसर अपने माइंड में सोच लिया करिए, देखेंगे कि कितने आंसर बिल्कुल सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज पेड फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम पीरियड और ईयर इट इज नोन एज। तो आप देख सकते हो कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। आज एक टर्म के लिए पूछ रहा हो सकता है, घुमा के किसी और टर्म के लिए पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है। तो वो बोल रहा है कि जब एन्युटी देते हैं, अमाउंट ऑफ एन्युटी, तो एन्युटी क्या है, जब हम कुछ अमाउंट जैसे इंश्योरेंस कराया तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक अमाउंट पे करते हैं, तो जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वही हमारा एन्युटी है। तो एक जब डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम तक हम उसको पे करते हैं तो वो एन्युटी को क्या कहा जाता है, क्योंकि हमें एक एंड में लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी के लिए करा रहे हैं, तो जब हमें एंड में एक लमसम अमाउंट मिलता है उसके लिए हमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम तक कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं एन्युटी सर्टेन। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जब एक डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम पीरियड तक हम एन्युटी को पे करते हैं, एन्युटी पे की जाती है एक डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम पीरियड तक, तो उसे उसे एन्युटी सर्टेन कहते हैं। वेल वहीं पे पहला ऑप्शन है कि परपेचुअल एन्युटी। तो परपेचुअल एन्युटी क्या होता है, परपेचुअल एन्युटी वो होता है जिसमें हमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम पीरियड नहीं पता, हो सकता है ये कंटिन्यूअस रहे एंड तक, तो एंड तक कंटिन्यूअस रह सकता है। तो जिसका डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम पीरियड नहीं पता हमें पेमेंट करने का, तो उसे हम बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। एन्युटी ड्यू क्या होता है, जब हम जो भी अभी हमें पेमेंट करना है, तो जब स्टार्टिंग में जो हम एक अमाउंट पे करते हैं, जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड में जितना अमाउंट हमने पे किया है उसे हम बोलते हैं एन्युटी डी ड्यू। और डेफर्ड एन्युटी क्या होता है कि एक टाइम पीरियड है जिसपे हमें फर्स्ट अपनी एन्युटी पे, जो हमें एन्युटी पे करनी है, जो हमें एक पेमेंट पे करना है, जो हमें एक कुछ अमाउंट पे करना है, कुछ पेमेंट पे करना है, वो टाइम पीरियड और जो फर्स्ट इंटरेस्ट आने वाला है वो दोनों टाइम पीरियड हमारा कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। तो डिफर्ड एन्युटी ये होता है कि दोनों का टाइम पीरियड जो है हमारा पेमेंट का और जो इंटरेस्ट आ रहा है उन दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट होना चाहिए, कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, उसे हम डेफर्ड एन्युटी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी हो जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा हो तो हमने बहुत अच्छे से टेबल पूरी डिस्कस की थी कि वुड वर्क के लिए, अर्थ वर्क के लिए, फाउंडेशन वर्क के लिए, फिर स्टील के लिए, चौखट्स के लिए, शटरिंग के लिए, कॉर्नाइस के लिए, बैंड्स के लिए, सबके लिए जो पूरी हमने मेजर्ड यूनिट्स देखी थी कि किस तरीके से हम मेजर करते हैं उनकी यूनिट्स को, आप जरूर वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है कि किस यूनिट को हम किस मतलब इनमें से किसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। क्या हम कॉर्नाइस को, तो कॉर्नाइस को हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। कंक्रीट वर्क की बात करें तो उसे हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। शटरिंग की बात करते हैं तो ये स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। और अगर स्टील रिइंफोर्समेंट वर्क की बात करें तो ये क्विंटल्स में मेजर किया जाता है, क्विंटल्स में मेजर किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। मीटर स्क्वायर में पूछ ही रहा है कि किसको मेजर करते हैं, तो हम शटरिंग को जो है मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पर अगर हम आयरन ग्रिल बार की बात करते हैं, आयरन की जो ग्रिल बार होती है, आयरन ग्रिल जो होती है उसको किस में मेजर करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। और आंसर करने से झिझकिए मत, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए आयरन ग्रिल को हम स्पेसिफिकली किस यूनिट में मेजर करते हैं। वेल नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड आफ्टर बीइंग डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड। तो
ये तो बिल्कुल नियम है जीवन का कि कोई चीज़ है, एक ना एक समय के बाद जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने पे काम करना चाहिए। अपनी यूटिलिटी बनाओगे तो सब लोग आपको उतनी ही वैल्यू करेंगे जितनी वैल्यू आप चाहते हो। तो यूटिलिटी पे बहुत काम करना है, अपने आप पे बहुत काम करो। तो अभी लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी की क्या नेट वैल्यू हो जाती है जब उसका यूटिलिटी पीरियड एंड हो जाता है और उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब हमने उसे डिस्कार्ड कर दिया है लेकिन उसको तोड़ा नहीं है। तो एंड इट इज सोल्ड एंड इट इज विदाउट बीइंग ब्रोकन, तो तोड़ा नहीं गया है, उसको ब्रोक नहीं किया गया है। तो ऐसी नेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? आप यहाँ देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे एग्जाम्स में यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन का मेरे को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ लगाना पड़ा दिखाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब इसके सारे ऑप्शंस को हम समझेंगे क्योंकि घुमा के क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। तो जब हमने किसी चीज को जिसका यूटिलिटी पीरियड खत्म हो गया और उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है बिना ही तोड़े, तो उस वैल्यू को हम सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसी वैल्यू को हम सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हमने डिस्कार्ड कर दिया उसके यूटिलिटी पीरियड पे, लेकिन अब हमने उसे तोड़ भी दिया, डिसमेंटल कर दिया है, उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो जो वो नेट वैल्यू निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, क्या स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है? तो आप मेरे को बताइएगा स्क्रैप वैल्यू को हम किस किस टर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? तो स्क्रैप वैल्यू वो होती है जब हम उसको डिसमेंटल कर देते हैं। वहीं पर बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू हम अकाउंट बुक में उसकी वैल्यू को नोट करते हैं। बुक वैल्यू हर ईयर पे हम अकाउंट बुक में नोट करते हैं। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी, ओरिजिनल जो कॉस्ट है हमारी, उससे जो वैल्यू निकल के आती है, ओरिजिनल जो कॉस्ट है, और जो जिस साल पे हम कर रहे हैं, मान लो कि चौथे साल पे हम उसकी बुक वैल्यू लिख रहे हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से हम जो डेप्रिसिएशन है टिल दैट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन टिल दैट ईयर, उस ईयर तक जितना डेप्रिसिएशन हुआ है टिल दैट ईयर, वो हम उस तक माइनस करते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी होती है इसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, जो अकाउंट बुक में नोट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट? तो मेजरमेंट के लिए इनमें से कौन सी यूनिट बिल्कुल करेक्ट हमने इस क्वेश्चन में लिखी है? तो पहला है क्वेश्चन में ऑप्शन कि बैंड ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ, तो किसी बैंड है जैसे कॉर्नाइस हो गया, ये सब जो आर्किटेक्चरल मतलब हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे बैंड हो गए, कॉर्नाइस हो गया, जब इसकी स्पेसिफाई हमने एक विड्थ स्पेसिफाई कर दी तो क्या इसे हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। वो बोल रहा है कि वर्क कंसिस्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट, तो बस एक लीनियर मेजरमेंट है उस वर्क का, तो क्या हम उसे मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं? तो मीटर स्क्वायर में तो मेजर नहीं होता, लीनियर मेजरमेंट है तो हम उसे मीटर में करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सिंगल यूनिट आर मेजर्ड इन मीटर, क्या उसे मीटर में करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। सिंगल यूनिट्स होती हैं जैसे पैनल्स हो गई हमारी, चौखट हो गया, डोर हो गए, हमारा हिंजेस हो गए, ट्रसेस हो गए, तो नंबर ऑफ पाइल्स हो गए, तो इन्हें हम नंबर्स में करते हैं। जब सिंगल यूनिट्स की बात होती है तो इन्हें हम नंबर्स में करते हैं मेजर। वर्क कंसिस्ट ऑफ एरियल सरफेस एंड इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, तो क्या जब हमारा एरिया से डिफाइन करते हैं हम उस वर्क को, तो क्या उसे क्यूबिक मीटर में करेंगे? बिल्कुल गलत है ये, उसे मीटर क्यूब में करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, जब बैंड्स होते हैं उन्हें हम रनिंग मीटर में, कॉर्नाइस होते हैं इन्हें रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। और बी सी डी तीनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटिंग कोएफिशिएंट फॉर मेजरिंग द पैनल और फ्रेम्ड एंड ब्रेस्ड डोर, तो पेंटिंग कोएफिशिएंट होते हैं हमारे, तो वो बोल रहा है कि जो हमारे फ्रेम्ड डोर होते हैं या फिर पैनल डोर होते हैं में हम फ्लैट इंक्लूडिंग चौकट्स, तो इन चौकट्स को इंक्लूड करके उसकी पेंटिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी? तो अगर हम पेंटिंग कोएफिशिएंट की बात करें तो ये 1.1 है, फॉर ईच साइड पूछ रहा है, 1.1 है, 1.2 है, 1 है और 1.3 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है पैनल्ड और फ्रेम्ड ब्रेस्ड डोर जो भी चौकट को इंक्लूड करके बना रहा है, तो उसका आंसर तो हमारा 1.3 हो जाएगा। 1.3 उसका पेंटिंग कोएफिशिएंट है। लेकिन 1.1 की अगर बात करें तो 1 से शुरू करते हैं। अगर 1 की बात करें तो वायर गॉज्ड डोर है, अगर हमारा वायर गॉज्ड डोर है, वायर गॉज्ड डोर है हमारा, तो हम उसमें 1 को पेंटिंग कोएफिशिएंट रखते हैं। 1.1 किसको रखेंगे? 1.1 हम किसको रखेंगे? जो हमारे स्लाइडिंग डोर होते हैं, जो स्लाइडिंग रोलिंग डोर होते हैं, स्लाइडिंग रोलिंग डोर होते हैं, वहां पर हम 1.1 रखते हैं। और 1.2 की अगर हम बात करें तो 1.2 हमारा फ्लश डोर जो होते हैं, फ्लश डोर जो है उसको हम, उसके लिए हम 1.2 रखते हैं। अब आपको बताना है कि जो कोलैप्सिबल स्टील शटर होते हैं, जो कोलैप्सिबल स्टील शटर है, कोलैप्सिबल स्टील शटर जो होता है उसके लिए पेंटिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? कोलैप्सिबल स्टील शटर, उसके लिए आपको पेंटिंग कोएफिशिएंट बताना है वो कितना होता है।
अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं उन सब पे आप आंसर करोगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। कोलैप्सिबल स्टील शटर का बताना है आपको, आयरन ग्रिल किस में क्वांटिटी में मेजर की जाती है, इनका आंसर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दीजिए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो जो हमारी टेक्निक होती है बिल्डिंग की फेयर प्राइस को फाइंड करने की, आप ये देख सकते हो, ये भी कितने एग्जाम से पूछा गया। एसएससी के ये सब क्वेश्चन कुछ फेवरेट से ही हैं। तो जो प्रोसेस है, हम अपनी वैल्यू प्रॉपर्टी की पता करते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट लगा के, मतलब पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि अब इस बिल्डिंग को बेचना है तो ये, या फिर बेचना है किसी भी प्रोसेस के लिए, मुझे इस बिल्डिंग की एग्जैक्ट फेयर प्राइस पता करनी है, तो वो किस प्रोसेस से करेंगे? तो क्या वो प्राइसिंग से होती है, या एस्टिमेशन से, कॉस्टिंग से, या वैल्यूएशन से? तो वैल्यूएशन इज द करेक्ट प्रोसेस, जिस टेक्निक से हम उसकी वैल्यू पता कर रहे हैं कि हमारी कितनी वैल्यू है, किस वैल्यू पे हमें आंका जा रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन, ये प्रोसेस का नाम है हमारा वैल्यूएशन। एस्टिमेशन क्या है? जब हम बिल्डिंग या फिर कोई प्रॉपर्टी जो है, अब हमें उस पर बिल्डिंग बनानी है, तो हम स्टार्टिंग में दो तरीके का एस्टिमेशन करते हैं। एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन होता है जिसमें प्लिंथ एरिया एस्टिमेट किया जाता है, क्यूब रेट एस्टिमेट किया जाता है, या फिर यूनिट रेट एस्टिमेट किया जाता है। ये सब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। वहीं डिटेल एस्टिमेट भी किया जाता है, डिटेल एस्टिमेट किया जाएगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट किया जाता है, सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड एस्टिमेट किया जाता है। तो ये एस्टिमेशन है जब हम किसी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं, और एक हमें लमसम अमाउंट पता करना है, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी चेकआउट कराना है, तो एक लमसम अमाउंट पता करना होता है कि कितना हमारा खर्चा हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को बिल्डअप करने में। वहीं पे अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो जब हम प्रॉफिट को मिलाकर किसी बिल्डिंग की वैल्यू को देखते हैं, तो वो हमारा प्राइसिंग होता है। और कॉस्टिंग क्या है? जो हमने ओरिजिनली अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है इस बिल्डिंग को खड़े करने में, इस बिल्डिंग को बनाने में, तो उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अभी लेकिन जो टेक्निक है जो हम फेयर प्राइस पता करने के लिए यूज करते हैं, उसे बोला जाता है वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द ब्रिक्स डिलीवर्ड बाय एन अनस्किल्ड लेबर टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन अ वर्किंग डे इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं कि ये जो लेबर्स हैं, ये जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है या फिर मोटार या फिर मिक्स को कितनी देर और कितना काम करते हैं पर डे के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मजदूर हेल्पर पर डे के हिसाब से सबसे पहला जो क्वेश्चन ही पूछा गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मजदूर हेल्पर पर डे इन ब्रिक्स डिलीवरिंग। तो ब्रिक को डिलीवर करने में अप टू 10 मीटर पूछा गया है, तो ब्रिक डिलीवर करने के लिए अप टू 10 मीटर तक में तो 4000 जो ब्रिक्स होती हैं वो डिलीवर कर लेते हैं। तो 4000 के अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा हम उसको देख लेंगे। वहीं पे अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मजदूर हेल्पर इन मिक्स, तो पर डे जो कितना मिक्स ये डिलीवर कर सकते हैं, मिक्स डिलीवर करने के लिए जो है, मिक्स जो हमने बनाया है उसको डिलीवर करने के लिए 3 मीटर क्यूब मोटार 3 मीटर क्यूब मोटार पर मजदूर। तो एक मजदूर कितना हमारा डिलीवर कर रहा है? एक मजदूर हमारा 3 मीटर मोटार को करता है वो पर डे में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मजदूर हेल्पर पर डे इन डिलीवर मोटार, यहाँ पे क्या था? ये मिक्स था, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वो मोटार को कितना डिलीवर करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 5 मीटर क्यूब पर मजदूर। तो 5 मीटर क्यूब पर मजदूर, तो ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। तो मजदूर यहाँ पर अगर हम मिक्स की बात करें तो 3 मीटर क्यूब हमारा करता है, मोटार की बात करें तो 5 मीटर क्यूब पर मजदूर करता है, और अगर ब्रिक्स डिलीवरिंग की बात करें तो 4000 के अप्रोक्सीमेट हमारा ब्रिक्स को डिलीवर करता है पर डे के हिसाब से चल रहा है ये वैल्यू। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस देखते हैं कौन सा हमारा उससे नियर बाय है। तो 1500, 2200, 4200 और 5500, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा ये हो जाना चाहिए। जो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर है वो 4200 के आसपास आएगा। तो ये सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर कार्टेजे ट्रैक्स। तो अगर बात करते हैं लीड और हमारा जो लिफ्ट होता है, हमने पिछली बार समझा था, पिछले लेक्चर में हमने लीड से अलग क्वेश्चन किया था कि अगर इतने डिस्टेंस तक हमें लीड को कन्वर्ट कराना है, लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट कराना है, तो क्या क्या कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्या है कि ये लीड क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ पर हमने एक्सकवेशन करके यहाँ पर हमने बोरोपिट बनाया। तो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी सोर्स से लेके जहां पर हमने पुट किया है, इसको हम लेड बोलते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि एस्टिमेशन किस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारा कार्डजेक ट्रैक होता है। तो 3 तरह के ट्रैक है, एक मेटल ट्रैक हो जाएगा, एक सैंड ट्रैक हो जाता है और एक कार्डजेक ट्रैक हो जाता है। तो एक में 1.1, एक में 1.4 और एक में 1 रहता है हमारा।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1.1 किस में रहता है, तो कार्ड्स ट्रैक में ही हमारा 1.1 रहता है, तो सी हो जाएगा हमारा, कार्ड्स ट्रैक में हमारा 1.1 रहता है। वेल वहीं पे सेंड ट्रैक की बात करते हैं तो 1.4 हो जाता है, सेंडी ट्रैक होता है अगर 1.4 हो जाता है, 1.4 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। और अगर मेटल ट्रैक होता है, मेटल ट्रैक की बात करें, मेटल ट्रैक होता है मेरा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 1, तो 1 हो जाती है मेरी मेटल ट्रैक की, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंडी ट्रैक होता है तो 1.4 और कार्ड्स ट्रैक है तो 1.1। तो आज कार्ड्स के लिए पूछा, कल घुमा के किसी और के लिए पूछ सकता है, तो 3 एमसीक्यू हमारे इसी क्वेश्चन से हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेडिंग इन आयरन इज मेजर्ड इन, जो थ्रेडिंग की जाती है हमारे आयरन में, उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं? क्या वो सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है, नंबर्स में मेजर किया जाता है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है? तो अगर थ्रेडिंग की बात करें तो ये सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, क्योंकि आयरन वर्ड देखे ये हुआ होगा, सीधे हमारा दिमाग है ना क्विंटल्स या फिर किलोग्राम की तरफ चलता है, लेकिन जैसे आयरन ग्रिल का अलग होता है, थ्रेडिंग की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो ये हमारा एक लीनियर मेजरमेंट है, तो सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थ्रेडिंग हमारा याद रखना है, ये सब कुछ हमारे एक्सेप्शन है जिसमें हम इसको सेंटीमीटर में करते हैं। वेल वहीं पे लेकिन अगर कास्ट आयरन ब्रैकेट होता या फिर फ्रेम्स होते, पुल्ली होती, तो उसको हम किस में करते हैं? क्विंटल्स या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं। वहीं पे अगर हम वायर की फेंसिंग करते हैं, जब हम अपने स्टील वायर या फिर आयरन की वायर की फेंसिंग करते हैं, उन्हें हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम बात करें पेंटिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, तो ये सब क्या होता है? पहली बात तो ये बताना है कि पॉइंटिंग होता क्या है, पॉइंटिंग क्या होता है ये आपको बताना चाहिए, और ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है? क्या वो मीटर में मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है, या फिर हमारे स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है? तो पेंटिंग और पॉइंटिंग दोनों ही हमारे मीटर स्क्वायर में मेजर किए जाते हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पॉइंटिंग होती क्या है? अगर पॉइंटिंग की बात करी जाए तो जब ब्रिक मेसोनरी करते हैं, हम ब्रिक मेसोनरी करते हैं, तो जो हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक मेसोनरी या फिर स्टोन मेसोनरी जो भी हम करते हैं, तो हमारे जो ब्रिक्स या फिर स्टोन होते हैं, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, जब डैम्पनेस के कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ भी मॉइस्चर होगा, जहाँ भी डैम्पनेस होगा, वो ट्राई करेगा अंदर घुसने की, तो जॉइंट में हमारे क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो हम उसमें एक 10 to 20 mm की डेप्थ तक एक बेटर क्वालिटी का मोर्टार प्रोवाइड करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम पॉइंटिंग बोलते हैं। तो जब हमारा ब्रिक मेसोनरी या फिर स्टोन मेसोनरी करते हैं, वहां पर हमारे डैम्पनेस होने के चक्कर में, डैम्पनेस होने की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से, वाटर जो है हमारा उसमें इंसर्ट होना चाहता है, घुसना चाहता होता है, एंटर करना चाहता होता है, तो हम एक मोटार, बहुत अच्छे क्वालिटी का मोटार प्रोवाइड करते हैं 10 to 20 mm की डेप्थ तक, तो उस प्रोसेस को हम पॉइंटिंग कहते हैं, जिसको जो अगर हम बात करें मेजर करने के लिए, तो वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मेजर किया जाता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन एट द एल जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज। तो जो हमारा एल जंक्शन ऑफ वॉल है, जब हम अपने एक वॉल बनाएंगे, उसमें जब हमारा एल जंक्शन होता है, तो वहां पर हम कितना डिडक्शन करते हैं? तो इसको पूरा समझते हैं। तो एक वॉल बनाते हैं, तो एक अपना इंटेलिजेंट पेन लेते हैं, ये जो भी शेप दो वही शेप को एक्वायर कर लेता है। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, देखते हैं लेता है कि नहीं, और फिर हम यहाँ पर कुछ थिकनेस दिखाएंगे। तो इसने ले ली, सपोज ये इक्वल थिकनेस है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर हमने ये थिकनेस दिखाई, अब इसके अंदर हमारा एक और थिकनेस है हमारे, इस तरीके से होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे रूम्स हमने डिवाइड कर दिए, ये वॉल्स है, वॉल्स की थिकनेस है। तो अगर हम बात करते हैं, 3 केस होते हैं, एक हमारा होता है एल, एक होता है हमारा टी जंक्शन, और एक होता है हमारा हमारा क्रॉस जंक्शन। तो एल जंक्शन क्या है? जहां पर एल फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा एल फॉर्म हो रहा है, तो एल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो हम एल फॉर्मेशन जब होता है, तो एल फॉर्मेशन होने पे क्या होता है कि यहाँ की थिकनेस तो कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ता है, दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो एल जंक्शन में हमें कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ता। तो एल जंक्शन जब होता है हमारा, एल जंक्शन होगा, तो हमें कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ता, नो डिडक्शन। लेकिन वहीं पर अगर हमारा टी जंक्शन होता है, टी जंक्शन होता है, जैसे अभी टी जंक्शन को हम किसी और कलर से देखेंगे, तो ये हमारा क्या है? टी जंक्शन है, ये बेसिकली मेरा टी जंक्शन है, आपको टी जंक्शन देखने को मिल रहा होगा। तो टी जंक्शन में क्या होता है? हम हाफ थिकनेस को रिमूव करते हैं। तो कितना थिकनेस का डिडक्शन करते हैं? हाफ थिकनेस का डिडक्शन किया जाता है। तो हाफ थिकनेस का डिडक्शन किया जाता है हमारा टी जंक्शन पर, और ये हमारा होता है क्रॉस जंक्शन। तो इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, इसको दिखाएंगे रेड से। तो ये होता है हमारा क्रॉस जंक्शन, ये है हमारा क्रॉस जंक्शन, ये बेसिकली हमारा क्रॉस जंक्शन है। तो जब क्रॉस जंक्शन की बात करी जाती है, ये जो क्रॉस जंक्शन है, यहाँ पर हम पूरी थिकनेस को रिमूव कर देते हैं। पूरी जो थिकनेस है हमारी, पूरी थिकनेस जो होती है, हम उसको रिमूव कर देते हैं, मतलब उसको डिडक्ट कर देते हैं। तो पूरी जो थिकनेस है हमारी, वहां पर इसको डिडक्ट करते हैं। तो ये तीनों ही याद रखने हैं। एल जंक्शन पे हम कोई डिडक्शन नहीं करते, टी जंक्शन पे हम हाफ थिकनेस को डिडक्ट करते हैं, और क्रॉस जंक्शन में हम पूरी थिकनेस को डिडक्ट करते हैं।
तो हमारे इस क्वेश्चन में एल जंक्शन के बारे में पूछा जा रहा था। एल जंक्शन में हम क्या करते हैं, नो रिडक्शन, कोई रिडक्शन नहीं करते, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पे हाफ ऑफ द थिकनेस किस में करते हैं हम, टी जंक्शन पर, टी जंक्शन पर कर लेते हैं। और अगर हम पूरी थिकनेस की बात करें तो ये किस में करते हैं हम, क्रॉस जंक्शन में कर लेते हैं, जो क्रॉस जंक्शन है हमारा वहां पर हम पूरी थिकनेस को कर लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें याद रखने चाहिए। ऑप्शन देने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है घुमा के किसी तरीके से पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द सिल ऑफ विंडोज। तो जो विंडोज की सिल होती हैं उसके लिए हम कौन सी यूनिट को यूज करते हैं मेजर करने के लिए, तो सिल ऑफ द विंडो। सबसे पहली बात, विंडो के सिल क्या होती है, जो नीचे हमारी होती है वो हमारी विंडो की सिल हो गई, उसको किस में मेजर किया जाता है, तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सिल जो होती है हमारी विंडोज की उसको मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी, डीपीसी की प्रोवाइड किया जाता है, डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डैम्प प्रूफ कोर्स। जो हमारा डैम्पनेस है, जो हमारे नीचे से फाउंडेशन से जो सब स्ट्रक्चर है उसमें को सुपर स्ट्रक्चर में हमारा मॉइस्चर डैम्पनेस ना आ पाए, इसलिए हम एक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, वाटरप्रूफ कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि जब हमारी डीपीसी का थिकनेस का रेशियो, सीमेंट कंक्रीट का रेशियो हमारा 1:2:4 में होगा, तो हमें कितनी थिकनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जब हमारा 1:2:4 में होता है तो हम 4 सेंटीमीटर की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे लेकिन अगर हमारा रेशियो होता है 1:1.5:3, तो हम 2 सेंटीमीटर की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ही चीजों को लिख लेते हैं। जब हमारा 1:2:4 होता है तो हम 4 सेंटीमीटर की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर हमारा 1:1.5 होता और रेशियो 3 होता तो हम 2.5 के अप्रोक्सीमेट 2.5 या फिर 2 सेंटीमीटर जो है हमारा 2 सेंटीमीटर की थिकनेस को प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा 1:2:4 है तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेड मैन इज अ टर्म रिलेटेड टू कैलकुलेटेड द क्वांटिटी ऑफ। तो जो डेड मैन टर्म है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो डेड मैन क्या होता है पहले तो आप ये देख लीजिए, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किसके लिए यूज किया जाता है। हमने यहाँ से एक्सकेवेट किया और यहाँ पर हमने इसको रख दिया, तो डेड मैन क्या है, ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे एक्सकेवेशन के प्रोसेस में। तो हमने फाउंडेशन के लिए जेसीबी की खोदाई देखने जो लोग जाते हैं तो उन्होंने देखा होगा, उन्हें तो पता होना चाहिए डेडमैन का टर्म कहाँ से रिलेटेड है। तो अगर इसकी बात करें तो इसने जेसीबी से हमने पूरा स्केवेट किया अपने अर्थवर्क को और उसको वहां पे रखा, तो जो हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम साइड में प्रोवाइड करते हैं वही हमारा डेडमैन है। तो अब ये एक्सकवेशन से रिलेटेड है, जो अर्थवर्क है या एक्सकवेशन से डेडमैन टर्म रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एक्सकेवेशन इज टू बी कैरिड आउट इन एन ऑर्डिनरी सॉइल फॉर अ फाउंडेशन विच इंक्लूड्स लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर का लिफ्ट इंक्लूड करता है, डिस्पोजल अप टू 30 मीटर। तो लिफ्ट तो है उसका 1.5 और लेड क्या है हमारा 30 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क दैट कैन बी एक्सकेवेटेड बाय सिंगल बेलदार और मजदूर इन 1 डे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी रफली इक्वल्स टू। तो कितना रफली इक्वल है इन सब चीजों के, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। बेसिकली वो बोल रहा है कि लिफ्ट हमारा कितना है 1.5 मीटर तक, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से होगा, लिफ्ट हमारा क्या हो गया 1.5 मीटर तक लिफ्ट है और जो हमारी डिस्टेंस है वो 30 मीटर कवर कर रहा है। अब सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग जो है हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो सिंगल बेलदार या फिर मजदूर एक दिन में कितना जो हमारा एक्सकवेशन है वो कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि ऑर्डिनरी सॉइल, तो 2 तरीके की सॉइल है हमारे फाउंडेशन में यूज होती। एक हो गया हमारा ऑर्डिनरी सॉइल, एक हो सकता था हार्ड सॉइल। तो अगर ऑर्डिनरी सॉइल की बात करें तो वो थोड़ा इजी की तरफ जाएंगे तो वो ज्यादा कैरी कर सकता है, तो 3 मीटर क्यूब पर डे कर लेते हैं ये हमारे बेलदार। लेकिन वहीं पर अगर वो हार्ड सॉइल के लिए पूछ लेता, ये क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंटली देखना है, तो चेंज करके अगर हार्ड सॉइल के लिए पूछ लेता सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग कितना होता तो वो हो जाता हमारा 2 मीटर क्यूब। तो डी ऑप्शन तब होता जब हमारा हार्ड सॉइल होता है यहाँ पर, लेकिन जनरल सॉइल, ऑर्डिनरी सॉइल, सॉफ्ट सॉइल कुछ भी बोल सकते हो, तो वहां पर हमारा 3 मीटर क्यूब आ जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वुड वर्क सरफेस, जो वुड का सरफेस होता है, रिक्वायर हाउ मनी कोट्स ऑफ प्लास्टरिंग। तो कितनी प्लास्टरिंग की कोट्स करनी पड़ती है हमारे वुड सरफेस में, 2, 3 या फिर एक या एक भी नहीं। तो वुड सरफेस पे में कोई प्लास्टर नहीं करना पड़ता है, बहुत ही ट्रिकी और मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो वुड सरफेस पे में कोई भी प्लास्टर की कोटिंग नहीं करनी पड़ती, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेम्पर इज यूज्ड ऑन। तो डिस्टेम्पर में पता है डिस्टेम्पर क्या होता है कि चौक और वाटर का जो हमारा होता है उसके सॉल्यूशन को हम डिस्टेम्पर करते हैं, जैसे पुट्टी भी कहा जाता है। तो हम उसको यूज करते हैं, तो वो कहाँ यूज किया जाता है, प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, प्लास्टर सरफेस कैन बी एक्सपोज टू वेदर, रूफ टॉप या फिर अनप्लास्टर ब्रिक वॉल। तो हम वैसे भी हमने पढ़ा है डिस्टेम्पर कहाँ यूज किया जाता है, हमेशा इंटरनल वॉल्स पे यूज किया जाता है। इंटरनल का मतलब है कि इंटरनल वॉल्स पे यूज कर रहा है, एक्सटर्नल एक्सपोजर एनवायरमेंट के एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है कि जो एक्सपोज वेदर के एक्सपोज में नहीं होगा
वहीं पे हम प्लास्टर करेंगे। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर दिस क्वेश्चन कि प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, वेदर के एक्सपोजर में नहीं होना चाहिए डिस्टेम्पर, वहां पे यूज किया जाता है, इंटरनल वॉल्स पे यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर उनका आंसर करिएगा। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। आपके वैल्यूएबल कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।